आंदोलन भी होगा, तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों के, तमाम किसान संगठनों के माध्यम से तैयारी चल रही है। फिर से आंदोलन होगा, फिर से आंदोलन होगा। भारत बंद की तैयारी है, दिल्ली कूच का ऐलान भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भारत बंद की जब किसान तैयारी करेगा तो संयुक्त किसान मजदूर संघ करते रहेंगे। दिल्ली कूच की धमकी दी जा रही है, आप लोग भी किसान इसको धमकी नहीं कहते, इसको अपनी बात को रखना कहते हैं। यही एक बात रखने का किसानों का तरीका है कि हम उस समय पूरा हो गया, अब ये तो सरकार तय करेगी ना कि वो चुनाव के पास ही क्यों करती है। वकील अब खड़े हुए हैं, सवाल मुद्दे अब उठे। जब हम लोग बॉर्डर पे बैठे थे तो हम लोग तभी ईवीएम की खिलाफत करते थे, तब एक सरकार के मंत्री बचे, एक प्रधानमंत्री जी। तो फिर ये निर्वाचन आयोग की जो कमेटी थी, तो ये कमेटी तो फिर सरकार की हुई। फिर कहाँ चुनाव आयोग रह गया निष्पक्ष। गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन में आज भी हम ईवीएम के मुद्दे पर वही हैं, क्योंकि हम जब भी ईवीएम का विरोध करते थे, आज भी ईवीएम का विरोध करते हैं। जब विपक्ष की पार्टी, आज विपक्ष में हम लोग हैं कांग्रेस से, कांग्रेस कई सारे स्टेट जीती है, अभी हिमाचल हो, कर्नाटका हो और ये तेलंगाना हो, लेकिन फिर भी हम ईवीएम के विरोध में हैं। ठीक है, आज भी हम ईवीएम के विरोध में हैं, क्योंकि जिस देश ने ईवीएम को बनाया वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता। और इतना सस्पेंस लोग कर रहे हैं, विधायक भी, एमपी भी विपक्ष के, तो आप ईवीएम से इतना मोह मत रखिए। ईवीएम एक देश का मुद्दा नहीं है, देश का जो मुद्दा है वो जनता का हित है, और जो वो जनता जो अपने वोट का अधिकार रखती है, तो वो नहीं चाहती ईवीएम को, तो आपको इतना मोह नहीं रखना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर के अभी कुछ फिर से तैयारियां कर रहे हैं किसान, ऐसा कहा जा रहा है कि आंदोलन होगा, फिर से आंदोलन होगा। भारत बंद की तैयारी है, दिल्ली कूच का ऐलान भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भारत बंद की जब किसान तैयारी करेगा तो संयुक्त किसान मजदूर संगठन पूरी उसमें जो है भागीदारी निभाएगा, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो धरना हो, चाहे वो किसी का घेराव हो। हम लोग आपको पहले की तरह सबसे आगे मिलेंगे, लेकिन जो ये फर्क बस इतना होगा, जब जनता की मजबूती के साथ, जनता के प्रेम के साथ थे, कोई वैसी मजबूती नहीं थी, जानते नहीं थे ज़्यादा चीज़ों को, और अब जो है संगठन की मजबूती, परिवार की, किसानों की मजबूती के साथ में आगे मिलेंगे। लेकिन पूनम जी, जो किसान है, किसान अपनी मांग कर रहे हैं एमएसपी को लेकर के, जो उनकी बातें नहीं मानी गई। लेकिन इधर जो और भी आंदोलन हुए हैं, जैसे ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन हो या फिर इसका ईवीएम को लेकर के जिस तरीके बात चल रही है, तो क्या किसान इसके साथ खड़ा है ईवीएम के? बिल्कुल, देखिए ट्रक ड्राइवर कोई रईस आदमी नहीं बनता। किसान जो पढ़ नहीं पाता, मजदूरी करता, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होती, वो जाकर के ट्रक ड्राइवर बनता है। एक दूसरे की मदद के लिए इतनी दूर दूर का सफर तय करके वो जो है हमारे लिए सुविधाएं करता है। तो वो सब किसान के ही भाई हैं। अगर उनके आंदोलन में हमने भी हिस्सेदारी ली है, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा मेरा पेज, मैंने किसान ट्रक ड्राइवरों का जो आंदोलन था उसमें मैंने अपना पक्ष रखा है और ड्राइवरों के हित में रखा है। तो ऐसे भी अगर हमें ईवीएम के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी आएंगे और हम भी उनका करेंगे। हम कोई एक नहीं है, हम एक झंडे में पिरे हुए, एक डंडे में पिरे हुए, एक माला में पिरे हुए लोग हैं। हम भारत के लोग हैं। भारत के लोगों के लिए अगर कोई भी आंदोलन होगा तो एक दूसरे का सहयोग यहाँ लोग करते रहेंगे। दिल्ली कूच की धमकी दी जा रही है, आप लोग भी किसान इसको धमकी नहीं कहते, इसको अपनी बात को रखना कहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का व्यक्ति व्यक्ति को धमकी दे सकता है, सरकार को नहीं दे सकता। लेकिन ये इसको हम अपनी बात रखने का जो तरीका होता है, पंचायत के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे, एक यात्रा के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। तो यही एक बात रखने का किसानों का तरीका है कि हम बोल रहे हैं दिल्ली आ रहे हैं। चुनाव से पहले क्या आप लोग मतलब इस तरीके से चुनाव के पहले ही क्यों आ रहे हैं आप लोग? देखिए, सभी लोगों ने देखा ये वाला आंदोलन हुआ किसान वाला, उसके बाद समस्याएं, फिर सरकार ने निवेदन किया बिल वापस रद्द ले रहे हैं हम लोग, आप एमएसपी लागू हो जाएगा, स्थगित कर लीजिए कुछ समय के लिए। तो वो हमने कर लिया, कुछ समय पूरा हो गया। अब ये तो सरकार तय करेगी ना कि वो चुनाव के पास ही क्यों करती है। संयुक्त किसान मजदूर संगठन किसानों के लिए, इस देश की जनता के लिए हमेशा आगे रहेगा और अहम भूमिका में रहेगा। हमें कोई फर्क कोनो नहीं पड़ता इतना सा भी कि किसी यूनियन का हमको सहयोग चाहिए, हमें व्यक्ति का फर्क पड़ता है कि हमें किसानों का और मजदूरों का सहयोग चाहिए। संयुक्त किसान मजदूर संगठन, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सत्यपाल मलिक जी, पूर्व राज्यपाल आए थे, उसको वो इतना मजबूत आशीर्वाद देकर के गए कि वो अहम भूमिका में आज खड़े होने की भागीदारी निभा सकता है। लेकिन सत्यपाल मलिक जी और तमाम लोग जो है ईवीएम को जिस तरीके से बोलना चाहिए विपक्ष के साथ, नहीं, सत्यपाल मलिक जी तो बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं। देखिए, विपक्ष के साथ बोले ना बोले इस बात पे मैटर नहीं करता। वो जनता के लिए बोल रहे हैं, देश के लिए बोल रहे हैं, ये मैटर करता है। अब आप वो विपक्ष के साथ रह करके खड़े होकर बोलेंगे तो आप बोलेंगे वो विपक्ष के हो गए हैं। ये भी तो समस्या है भाई। मैम, लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील, पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। आप भी सहमत हैं इस बात से? देखिए, मैं सिर्फ अब से सहमत नहीं हूँ, वकील अब खड़े हुए हैं, सवाल मुद्दे अब उठे। जब हम लोग बॉर्डर पे बैठे थे तो हम लोग तभी ईवीएम की खिलाफत करते थे, तब से ही हम लोग करते हैं। तो ये सब जरूरी बात है कि जो देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो वकील लगा लीजिए, चाहे वो रिटायर्ड जज लगा लीजिए, चाहे वो रिटायर्ड IAS PCS लगा लीजिए, या फिर वो जनता लगा लीजिए, अगर सभी ईवीएम के खिलाफ है तो ईवीएम से इतना मोह क्यों हो रहा है आप लोगों का? नहीं, हमारा नहीं, चुनाव आयोग का है ना मोह। तो चुनाव आयोग का क्यों हो रहा है मोह? सिर्फ इसलिए
कि एक कमेटी बनाई जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्री को लिया गया और तीसरे विपक्ष के नेता एक रंजन जी को लिया गया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरा इस कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। अब उसमें बचे 2 लोग, एक सरकार के मंत्री बचे, एक प्रधानमंत्री जी। तो फिर ये निर्वाचन आयोग की जो कमेटी थी, तो ये कमेटी तो फिर सरकार की हुई। फिर कहाँ चुनाव आयोग रह गया निष्पक्ष? आप ये भी तो बताइए ना। तो जो अब नियुक्ति का जो इन्होंने प्रस्ताव पास किया उससे आप सहमत नहीं है? देखिए, बिल्कुल भी जो जनता नहीं चाहती ईवीएम से चुनाव, आप जनता से सर्वोपरि नहीं है। और पहले लड़ाई होता था ना, संविधान को बचाने के लिए, जनता के लिए होता था। आजकल कुर्सी का लड़ाई चल रहा है। तो कुर्सी की लड़ाई के चक्कर में आप ईवीएम को सही कैसे कह सकते हैं जब वो सही नहीं है? अगर वो सही होती तो जिस देश से ईवीएम बनी, जापान में चुनाव नहीं होता, अमेरिका में चुनाव नहीं होता ईवीएम से। तो अपने भारत में क्यों सबूत नहीं है? एक बसपा के सांसद, एक बसपा के विधायक अभी लड़े, उन्होंने कहा क्या मैं अपने बूथ पर अपने लिए वोट नहीं डालूंगा? आप दुनिया की छोड़ दीजिए, मेरे बूथ पर 0 वोट मिला, तो क्या वो अपना वोट भी अपने आप को नहीं डालेंगे? तो उस बात तो यहाँ शंका पैदा करता है। टेक्निकल कहीं दिक्कत हो जाती है। देखिए, टेक्निकल जहाँ ईवीएम में कोई दिक्कत होती है वहाँ दोबारा चुनाव होता है। एक अकेले ईवीएम पर दिक्कत नहीं है, एक अकेले टेक्निकल एक ईवीएम पर दिक्कत हो सकती है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस से भी मेरी साथी चुनाव लड़ी, पत्रकार जो मुरादाबाद से निदा के क्या परिवार वालों ने, जिस घर में वो ब्याह के गई हैं, क्या उनके परिवार वालों ने, उनके परिवार में जो है 22-24 वोट वही है एक बूथ पर, क्या उनके परिवार वालों ने भी उनको वोट नहीं दिया होगा? क्या उनके सास ससुर ने उनको वोट नहीं दिया होगा? ये चीज शंका पैदा करती है। फिर अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आपको लगता है हो जाता है, तो जब टेक्निकल चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको हैक भी किया जाता है। आप ये भी मानिए ना। टेक्निकल एक तरफ तो आप कह सकते हैं कि ईवीएम जो है टेक्निकल प्रॉब्लम से ऐसा हो सकता है, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हैक नहीं हो सकता। तो ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही ना। अभी पढ़े लिखे लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आप जनता के हिसाब से चलिए ना। तो जनता उस आंदोलन में कहाँ आती है? अगर कोई दिक्कत होती तो जनता सड़कों पे नहीं होती? क्यों? जब आंदोलन होता है, जब इस तरीके की कॉल होगी तो जनता आपको दिखेगी भी। पहले भी आप यही बोलते थे, जब बिलों पे बैठ करके कुछ किसान नेता टीवी बोलते कि जनता सड़क पर नहीं होती, फिर आपने देखा सड़क पे भारी मात्रा में संख्या में जनता दिखी और उसका फिर परिणाम भी हमें मिला। पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए, राजनीतिक पार्टी से दिक्कत नहीं, हमें जनता की प्रॉब्लम पहले देखनी है, राजनीतिक पार्टी की दिक्कत बाद में देखनी है। हमने पार्टी चुनाव लड़ती है ना, देखिए सुनिए, उनको जो वोटर है वो चुनाव वोट देता है भाई, उसको सबसे पहले दिक्कत। और ऐसा नहीं है कि अगर इनको दिक्कत नहीं है, कुछ प्रोटोकॉल या आंदोलन के बना लेते हैं कि किसी राजनेता पार्टी से मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर सरकार बोलती है कि ये एक पार्टी का आंदोलन है। तो इसीलिए से, क्योंकि ऐसा दिल्ली में भी हुआ था, जब पहलवान जो महिला थी वो आंदोलन कर रही थी, किसान आंदोलन हुआ था, तब भी यही हुआ था कि ये उनका है, उस पार्टी का, उस पार्टी का। तो अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के तौर पर काम करते हैं तो यही चीज़ें हमें देखनी होंगी। चाहे आज सत्ता में भाजपा है, तो अगर हम जनता के लिए और देश के लिए, संविधान के लिए काम करते हैं तो भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। कल को अगर सत्ता में कांग्रेस होगी, अगर हमारा मत जो होगा वो देश के लिए और जनता के लिए होगा, तो हम फिर कांग्रेस की गलत नीतियों का भी विरोध करेंगे। यही एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का मतलब होता है। बीजेपी ईवीएम से जीत रही है। देखिए, आज ईवीएम में आज ये मुद्दा आज उठा है, लेकिन पिछले कुछ समय पहले विपक्ष ने भी कई स्टेट में सरकार बनाई है, तब भी हमने ईवीएम के खिलाफत की थी। ऐसा नहीं है कि नहीं की थी कि मैं एक पार्टी से चुनाव लड़ी हूँ तो मीठा मीठा अपना और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, आपके नेता कुछ बोल रहे हैं लेकिन शीर्ष नेता नहीं बोल रहे हैं। देखिए, हर चीज एक प्रोटोकॉल भी होता है। आपको तो ये देखना है कि किसके घर में आज चूल्हा जला है तो रोटी से उंगली फूक गया, तो इसमें जो है शीर्ष नेतृत्व ही बोले। भाई, हम जैसे लोग भी बोलते हैं और भी सीनियर लीडर बोल रहे हैं, लेकिन आपको तो यही होता है शीर्ष नेतृत्व ही बोले। क्यों? सिंह बोल रहे हैं, लेकिन बोला उन्होंने, गांधी नहीं बोल रहे। देखिए, अभी एक बात बताइए, दिग्विजय सिंह कोई ऐसा नाम नहीं है कि उनकी बात को जिम्मेदारी के साथ में नहीं लिया जाता। बड़े नेता है वो अगर बोल रहे हैं तो उनकी बात अगर बोलते हैं तो आप ये मानिए ना कि कांग्रेस बोल रही है। नहीं, अगर वैसे तो अगर किसी का अगर वैसे कोई बयान गलत सलत कोई विधायक या कोई छोटा कार्यकर्ता दे देता है विपक्ष की पार्टी का, तो आप पूरा जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा देते हैं। अगर आज एक कांग्रेस का बड़ा नेता किसी बात को जिम्मेदारी से रख रहा है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल जी और प्रियंका जी बोले या कोई शीर्ष नेतृत्व में कोई और बोले? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? आंदोलन भी होगा, तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों के, तमाम किसान संगठनों के माध्यम से तैयारी चल रही है। पूनम जी, जिस तरह से राहुल जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसमें ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं उठ पा रहा है? देखिए, उसमें क्या है, जो यात्रा है, यात्रा सिर्फ एक जनता के मुद्दे को उठाने के लिए, यात्रा सिर्फ जनता के मुद्दे को उठाने के लिए, और अपने अपने मत पे सब अपनी बातें रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं रखते हैं। किसी को यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है, किसी को जिलाध्यक्ष, किसी को प्रदेश अध्यक्ष, किसी को प्रवक्ता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, तो सभी का एक प्रोटोकॉल है। नहीं तो फिर अगर सारा ही
काम राहुल जी करेंगे तो फिर इसको फिर आप परिवारवाद कह देते हैं कि सारा काम देखे परिवार के लोग कर रहे हैं। अगर कुछ काम जो है सुरजेवाला जी कर रहे हैं, दिग्विजय जी कर रहे हैं, तो आप उनको उनका काम करने दीजिए। अब सारे काम एक नेता करेगा, आप ऐसी अपेक्षा क्यों रखते हैं? फिर हम लोग क्या ताली बजाने के लिए बैठे हुए हैं? हम भी तो अपनी बात को अपने काम अपने करेंगे ना, हमें भी तो कोई काम सौंपा हुआ है। अब उनको भी तो विश्वास करें, नीतीश पर किया था, अब किस पर करेंगे? देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो 9वीं बार शपथ ले रहे हैं, मेरी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप मुझे आप जानते कैसे जानते? किसान आंदोलन से, किसान धरने से, जनता के मुद्दे उठाने से, इसी बात से जानते ना। तो इसीलिए देश भी उनको जानता है। दल बदलने के नाम पे वो अगर कोई सबसे बड़ा अवार्ड मिल रहा हो तो आप उनको दे दीजिएगा, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। वो तो आए ही इसलिए थे, बातें ले यहाँ से और जाकर उधर बैठे। एक ऐसे व्यक्ति हैं वो जिन्हें सत्ता का सुख भोगने की आदत है, हमेशा वो सत्ता में बने रहते हैं, बुराई चुगलियां करते हैं, फिर सत्ता में बने रहते हैं। तो गठबंधन कमजोर करने की साजिश? बिल्कुल साजिश थी। इसको साजिश नहीं कहोगे तो आप क्या कहोगे? कि मैं मर जाऊंगा उसके बाद जाऊंगा सत्ता में, तो है ना, भाजपा में। और भाजपा के एक बड़े व्यक्ति का बयान है, गृह मंत्री जी का, कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद हैं। तो दरवाजे कैसे खुले? इसका मतलब स्पेशल उनको भेजा गया। ये बात समझनी होगी, ये बात इन कांग्रेस को समझनी होगी, तमाम इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे सहयोगी हैं सबको समझनी होगी। लेकिन पहले गठबंधन के नेताओं को रोका जाएगा या पहले ईवीएम बैन होगी? देखिए, जो रुकता है वो रुके, जो ना रुकता ना रुके, क्योंकि इनकी पार्टी के लोगों को संविधान नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए उन्हें संविधान का नियम नहीं पता, ना कायदे पता। आज लोग लड़ते हैं कुर्सी के लिए, और लड़ा जाता था जब संविधान लागू हुआ था तो ये बोला गया था सबसे पहले संविधान के लिए लड़ा जाएगा, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारे पद वद बाकी बाद की चीजें। तो वो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग संविधान के लिए लड़ रहे हैं। जो संविधान के लिए लड़ेगा वो गठबंधन में होगा, जो नहीं लड़ेगा वो नहीं होगा। सीधी बात। खतरे में है? क्यों नहीं है? संविधान में चक्कू लेके नहीं घोपा जाता, यही संविधान खतरे में है कि आप एक सत्ता भोगने के लिए 6, 8, 9 बार आप इधर उधर। अरे अब की बार वो जब से जीते हैं, विधानसभा हुआ बिहार में, तो 3 बार मुख्यमंत्री शपथ ले लिए। अब उनको रिकॉर्ड बनाना है सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले। ऐसा हुआ आजादी के बाद कि 26 जनवरी को भारत का तिरंगा नहीं लगकर भगवा झंडे लगे हैं देश में इस बार। देखिए, भगवा झंडा एक अपने आप में सनातन धर्म की आस्था है, उसको कोई लगाता तो आप रोक नहीं सकते। दूसरी बात, भारत का जो तिरंगा है वो भी हमारे भारत की शान है, सनातन। एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है गजेंद्र भाई। सनातन धर्म का सम्मान भगवा झंडा है और भारत का जो सम्मान है वो तिरंगा झंडा है। और ऐसा एक भी भारतीय नहीं होगा जिसने गणतंत्र दिवस नहीं मनाया। ये सनातन धर्म की आस्था है कि वो अपने धर्म को अपने धर्म की आवाज उठाएं, अपने धर्म के नियम कायदे कानून माने। मैं भी ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म से आती हूँ, मैंने भी भगवा भी लहराया, मैंने तिरंगा भी लहराया। आप ही कह रहे थे संविधान पर। देखिए बिल्कुल संविधान की बात भी हम लोग करते हैं। अगर हम संविधान की बात नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा देश आप लोकतंत्र देश में हो। लेकिन संविधान की बात करते करते हम अपने धर्म की बात क्यों नहीं कर सकते? इस पे इतनी शंका क्यों है? अगर मैं अपने धर्म से, सनातन धर्म का मैं सम्मान करती हूँ, मैंने उसमें जन्म लिया, जैसे सबको अपने धर्म में पैदा होने पर गर्व है, ऐसे मुझे अपने धर्म पे गर्व है। तो मैं उसके लिए देखिए, अगर आप सर्वोपरि में ढूंढेंगे तो आप इसमें उलझ जाएंगे। इसलिए देखिए, अगर बात धर्म की आएगी तो मेरे देश के प्रधानमंत्री भी मेरे लिए कुछ नहीं, मैं अपने धर्म की बात करूंगी। अगर बात धर्म की आएगी, बात जब संविधान की आएगी तो मैं संविधान की बात करूंगी। तो इस चक्रों में आप ये मत सोचिएगा कि आप मुझे घुमा दोगे। पूनम जी, एक सवाल है, बिहार में कल सरकार बनी है और लालू के घर ईडी का छापा उनको डरा करके जो सरकार है हमारी सत्ता जो है अपने में लेना चाहती है। अब देखते हैं कब तक वो डरते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो उधर जाएंगे। लेकिन फिर भी देखते हैं। ये भाई भारत में आजकल कुर्सियों का छीनने का चलन और कुर्सियों पर बैठने का चलन हो गया। पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता भारत की राजनीति में। इसको ईडी का डर था इसमें, इसीलिए हो सकता है उनको ईडी सीबीआई का डर था। ये देश और प्रदेश बचाने के लिए निकले, ये क्या देश की बात करेंगे? बिहार में लालू के घर ईडी पहुंची है। देखिए, अब तो ये अब ऐसी क्या खूबियां हो गई नीतीश कुमार जी में जो आपने गोदी में बिठा लिया, और अभी 4 दिन पहले आप सारे विरोध कर रहे थे। इस बात पे शंका पैदा होती है कि आप जनता के हित की अगर बात करें तो हमें फिर कांग्रेस और भाजपा देख करके चश्मे से मत देखिए, आप फिर ये देखिए जनता भारत। क्या इस पूरे मामले में कांग्रेस की गलती रही है क्या? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की थोड़ी बहुत गलती नहीं रही हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नहीं गलती रही, हो सकता है उनको लगी हो, लेकिन सारी चीजों का समाधान जब आप देश के बचाने के लिए निकले हो, देश के मुद्दे उठाने के लिए निकले हो, संविधान को बचाने के लिए निकले, तो बैठ करके बात की जाती है, सॉल्यूशन बैठ करके निकलता है। ये नहीं है सत्ता का सुख भोग करके निकलता है। पूनम जी, एक सवाल है, जिस तरह से ये सब चीज चल रहा है लोकतंत्र में, जब 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी दौर में ये माहौल देख रहे हैं, तो जनता नेताओं पे भरोसा कैसे करेगी? देखिए, यही तो मैं बोल रही हूँ, इनकी पार्टी में इनको संविधान नहीं पढ़ाया जाता। मैं बार बार आपको वही बोल रही हूँ
कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठ करके कितने अच्छे काम आप कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। तो ऐसे ही अगर ऐसे लोग जाते रहेंगे तो हम इन पर कैसे विश्वास करें, जनता कैसे विश्वास करेगी। इसी कार्यकाल में नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को 3 बार मूर्ख बनाने का काम किया है। तो क्या अब 24 में चुनाव है तो क्या अब फिर जनता इनके झांसे में आ जाएगी? तो ये चीज़ तो देख लेगी ना जनता ही। हर बार आ रही है ना। देखिए अब ये चीज़ देखा, जब इन्होंने वोट लिया तो गठबंधन से वोट लिया भाजपा के, फिर ये सरकार तोड़ करके आ गए कांग्रेस में, अब फिर ये चले गए भाजपा में। तो जनता कब तक, काट की हांडी एक बार चूल्हे पर चढ़ती है, 2 बार हद से चढ़ सकती है, तीसरी बार नहीं चढ़ती है। और राहुल जी ने भी बोला है, बिहार में यात्रा पहुंची है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कि बिहार में आप देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों के दरवाजे बंद थे और आज खुल गए। तो इसको सत्ता का लोभ कहते हैं, इसको सत्ता का कुर्सी का लोभ कहते हैं, लालच कहते हैं। तो राहुल का बयान कहाँ तक देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं राहुल जी, इसको सत्ता का लोभ कहते हैं।